हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नदीम और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड 12 का आज हमारा पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है फर्स्ट, भागीदारी विषय प्रवेश। भागीदारी विषय प्रवेश को समझाने से पहले मैं आपको इसके वेटेज के बारे में समझा दूं कि एग्ज़ाम में आपको इनमें से कौन से विभाग में से कितना कितना आपको वेटेज आपको पूछने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले हम वेटेज को देख लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 4 एमसीक्यूज़ आएंगे, आप जैसे देख सकते हो, राइट। 4 एमसीक्यूज़ आएंगे आपको। एंड सेक्शन सी में आपको 6 मार्क का वेटेज है, जिसमें 3-3 मार्क के आपके पास 2 सम होंगे, शॉर्ट सम होंगे, राइट। ठीक है। सेम सिचुएशन द्वितीय परीक्षा आपके सेकेंड एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 2 एमसीक्यूज़ होंगे, राइट, और 3 मार्क का एक सम होगा। इस तरीके से सेकेंड टर्म में आपका वेटेज होगा 5 एंड फर्स्ट टर्म में इसका जो वेटेज होगा वो 8 मार्क्स का, राइट। एंड लास्ट वन जो आपकी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा 2025 के अंदर, राइट, उसके अंदर आपको 2 एमसीक्यूज़ एंड 3 मार्क का एक शॉर्ट सम। इस तरीके से उसमें भी सेम सिचुएशन आपका 5 मार्क का वेटेज रहने वाला है, राइट। तो ये आपको वेटेज आपको बहुत हेल्प आउट करेगा एंड बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सम्स हैं यहाँ पे, वो आपको सीखने और समझने हैं, राइट। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर को मैंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, राइट। हम फर्स्ट इसकी थियरी समझेंगे, थियरी। उसके बाद हम इसके 11 शॉर्ट सम समझेंगे, शॉर्ट सम, राइट, जो छोटे छोटे दाखले हैं थोड़े बहुत। एंड थर्ड में समझेंगे हम एक इनका नफ़ा नुकसान फाड़ौनी खाता, जो आपको सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके वार्षिक हिसाब से काफ़ी लेना देना है। एंड दूसरा इसी के टॉपिक के रिगार्डिंग है, जिसको हम बोलते हैं मूडी खातू, मूडी खातू, राइट। ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट अपन हम इसकी थियरी देखेंगे, 11 हम इसके शॉर्ट सम समझेंगे एंड थर्ड टॉपिक हम समझेंगे नफ़ा नुकसान खातू, नफ़ा नुकसान फाड़ौनी खातू एंड मूडी खातू, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम थेरिकल पॉइंट से और देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने स्टैंडर्ड 11 के अंदर आपने एकांकी पेड़ी को पढ़ा है। किसको पढ़ा है? एकांकी पेड़ी। अब ये एकांकी पेड़ी क्या होता है? एकांकी पेड़ी का मतलब होता है सिर्फ एक ही मालिक होना। क्या होना? एक ही मालिक, एक ही मालिक है, राइट। अब एक ही मालिक पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वही आमनोट बना रहा है जो आपने 11th में सीखा, वही काचू सरवैयो बना रहा है, राइट। ठीक है, काचू सरवैयो बना रहा है एंड वही बीआरएस बना रहा है, बैंक से लगमेड़ बना रहा है, उसी को मिलकर को घसारे लग रहे हैं, राइट। ठीक है। एंड उसी को वार्षिक हिसाब भी वही प्रिपेयर कर रहा है। तो वार्षिक हिसाब जो वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा था, जहाँ पे बनता था, वो सिर्फ एक ही मालिक क्रिएट करता था। एंड एक ही मालिक ये सारी चीज़ों को क्या कर रहा है? वहाँ पे हैंडल कर रहा है। आमद भी वही बना रहा है, काजू सर भी वही बना रहा है, बीआरएस बैंक से लगमेड़ वही क्रिएट कर रहा है, घसारा उसी को मिलकर को लग रहा है, वार्षिक हिसाब भी वही क्रिएशन कर रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ एकांकी पेड़ी होता था। अब आप बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 की। अब स्टैंडर्ड 12 के अंदर क्या होगा पता है? स्टैंडर्ड 12 के अंदर आपके अंदर आता है भागीदारी पेड़ी। क्या होता है? भागीदारी पेड़ी। अब भागीदारी पेड़ी के अंदर क्या होता है? जहाँ पर आप पार्टनर बनाते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपका फ्रेंड होगा, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप पार्टनर बनाओगे, ए बी एंड सी, ये तीनों मिल के एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म कब ओपन करेंगे? जब ये लोग मिल के अपना मूडी लेकर आएंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे, अपना नफा नुकसान का प्रमाण डिसाइड करेंगे, कौन कितना ओपार्ड करेगा वो डिसाइड करेंगे, कौन कितना मूडी लेकर आएगा वो डिसाइड करेंगे, कौन कौन सा काम संभालेगा वो डिसाइड करेंगे, राइट। ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर जो हमारा अकाउंट का पार्ट 1 है, वो आप अगर देखोगे ना, सभी भागीदारी के रिगार्डिंग ही टॉपिक्स हैं। भागीदारी प्रवेश, भागीदारी मूल्यांकन, भागीदारी प्रवेश, भागीदारीना प्रवेश, भागीदारी निवृत्ति, भागीदारी पेढीનું विसर्जन, भागीदारी पेढीના वार्षिक हिसाबो, राइट। ठीक है। सब कुछ रिलेटेड हो किसके बारे में? भागीदारी पेढ़ी के बारे में। तो आपको भागीदारी पेढ़ी के बारे में ही पढ़ना है पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब चलते हैं भागीदारी पेढ़ी की थोड़ी बहुत थ्योरिकल समझते हैं, राइट। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए, ભારતીય ભાગીદાર કાયદા 1932ના કલમ મુજબ ભાગીદારી એ એવી વ્યક્તિ વચ્ચેનો સંબંધ છે જેઓ બધા દ્વારા અથવા બધા વતીના તેમનામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવવામાં ધંધો નફો વેચવા સંમત થાય। सब मिल के
क्रिएट हो के, राइट, ठीक है, एक ही बात पे एग्री हो कि भाई हम पार्टनर्स हैं और हम इस बात पे सहमत है कि मान के चलो कि अगर ए बी सी पार्टनर है, अब ये तीनों एक जेम एक रेशियो लेने के लिए तैयार हैं कि भाई तीनों के हिस्से में सरखा प्रॉफिट आएगा, अगर नुकसान भी हुआ तो वो कैसा होगा, वो सरखा होगा। ये लोग सम्मत है अपने प्रॉफिट को बांटने में, सहमत हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, भागीदारी पेड़ी का पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब उपरोक्त व्याख्या पर अब यहाँ पे एक और भी हम व्याख्या देख लेते ताकि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आए। જે વ્યક્તિઓ ભાગીદારીમાં જોડાય તે વ્યક્તિ રીતે ભાગીદાર કહેવાય। આ સામૂહિક રીતે પેઢી કહેવામાં આવે છે, राइट, ठीक है, यानी कि अब भागीदारी पेढ़ी क्रिएट होगी। 11th स्टैंडर्ड के अंदर एकांकी पेढ़ी होता है एंड स्टैंडर्ड 12 के अंदर क्या होता है, भागीदारी पेढ़ी होता है। चलिए फटाफट आके हम सीखते और समझते हैं। ये पॉइंट मैं आपको इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट एमसीक्यूज आपको पूछते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको सीखने और समझने होते हैं, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब ये भागीदारी पेढ़ी मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई क्या क्या हमें टर्म एंड कंडीशन करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, भागीदारी ने विगतों। भागीदारी विगतों के अंदर क्या होगा, भागीदार का नाम होगा, सरनामा होगा, अन्य विगतों अंगेनी माहिती આપવામાં આવે છે, यानी उसका नाम होगा, वो कहाँ पर रहता है, ये सब पार्टनर्स के बारे में डिटेल्स लेंगे, राइट। ये सब क्या हो रहा है, एक पार्टनर बैठ रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि सब इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक। પેઢીની વિગતો, પેઢીનું નામ અને સ્થળ અંગેની વિગતો સમાવેશ કરવામાં આવે છે। हम कौन सा बिजनेस करेंगे वो, ठीक है, और कहाँ पर करेंगे, स्थल मतलब प्लेस, हम कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और पेढ़ी का नाम क्या होगा, राइट, किस तरह का होगा, वो सब चीज़ें। ધંધાનો પ્રકાર, પેઢીના ધંધાનો પ્રકાર અંગેની માહિતી અહીં આપવામાં આવે છે। मतलब हम किस तरह का बिजनेस करेंगे, क्या हम किसी केमिकल इंडस्ट्री में बिजनेस करेंगे, या हम किसी क्लोथ का करेंगे, या कपड़ों का करेंगे, या तो हम किसी शूज़ का करेंगे, मतलब किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, ग्रोसरी का करेंगे, एजुकेशन का करेंगे, क्लोथ्स का करेंगे वगैरह, ये सब डिसाइड करने में आता है। धंधाનો प्रकार मतलब किस टाइप का हम बिजनेस करेंगे। ભાગીદારી પેઢીનો આરંભ, ભાગીદારી પેઢી કઈ તારીખથી અસ્તિત્વમાં આવશે અંગેની વિગતો કરારનામામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે। मतलब हम कब से स्टार्ट करेंगे बिजनेस, वो सारी चीज़ें। મૂડી, દરેક ભાગીદાર પેઢીમાં કેટલી મૂડી લાવવી તેનો ઉલ્લેખ ભાગીદાર કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। દરેક ભાગીદાર મૂડી લાવવી ફરજિયાત નથી, राइट, ठीक है। आप बोलोगे सर सब पार्टनर तो मूडी लेके आना कंपलसरी है, और यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा कि मूडी लावी फर्जियात नहीं। मैं समझाता हूँ इस बात को। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि ए पार्टनर है, अब इसके पास आइडिया है मगर फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पार्टनर को फाइंड करने जाएगा। अब ये इसको आइडिया सुनाएगा एंड बी सहमत होकर इसके साथ जॉइंट होगा फाइनेंशियल तरीके से। फिर सी को आइडिया सुनाएगा एंड सी सम्मत होगा वो ए से जुड़ने के लिए, राइट, ठीक है। तो इसके पास क्या है, आइडिया है सिर्फ, मगर ये सम्मत ए और बी को भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये इसके फाइनेंशियल और इन्वेस्टर्स हुए। अब ये क्या करेंगे, तीनों मिल के भागीदारी पेढ़ी के अंदर बनाएंगे एंड नफा नुकसान का प्रमाण जो होता है वो डिसाइड करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, मूडी पर व्याज, भागीदारी पेढ़ी पर रोकेल मूडी पर વ્યાજ આપવું કે નહીં, આપવું હોય તો કેટલા ટકા આપવું, ઉલ્લેખ ભાગીદારી કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। જો ભાગીદારી કરારમાં જોગવાઈ ન હોય तो भागीदारों मूडी पर व्याज આપવાનું होતું નથી। इसका मतलब कि हम ब्याज हम उसको देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो कितने परसेंटेज में देना है। अगर आपके पास कोई भी तरह का कोई उल्लेख नहीं है तो आप उसको मूडी पर ब्याज नहीं देंगे। ઉપાડ, દરેક ભાગીદાર પેઢીમાંથી વધુમાં વધુ કેટલી રકમ ઉપાડી શકે છે તેનો ઉલ્લેખ ભાગીદારો કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। कौन कितना उपाड़ करेगा अपने बिजनेस में से वो मेंशन किया जाएगा करारनामे में। इसके बाद हम करारनामे भी पढ़ेंगे। करारनामा का मतलब क्या होता है कि टर्म एंड कंडीशन, बिजनेस शुरू करने से पहले टर्म एंड कंडीशन होती है ना बिजनेस की। आप जब किसी को पार्टनर बनाओगे तो आप टर्म एंड कंडीशन उसके साथ नक्की करोगे, राइट, ठीक, तो उसको हम करारनामा बोलते हैं। उपाड़ पर व्याज, ભાગીદારોએ વર્ષ દરમિયાન પેઢીમાંથી કરેલા ઉપાડ પર કેટલા ટકા લેખે વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે તેનો ઉલ્લેખ ભાગીદાર કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। ભાગીદાર પાસેથી ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરવામાં અંગે ભાગીદાર કાયદા કે કોઈ જોગવાઈ નથી। ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરવાનું હોય તો ભાગીદાર કરાર આ અંગે જોગવાઈ કરવી પડે છે। उपाड़ पर ब्याज देना है कि नहीं देना है, ये सब अंदर आपको आपके सम के अंदर बोल दिया जाता है कि उपाड़ पर ब्याज इतने टका से दो, अगर नहीं दिया है तो नहीं देने का, अगर दिया है तो उस पर हम उसको ब्याज देंगे, राइट। उसके बाद है नफा नुकसानની વહેંચણી, રાઈટ, ठीक है। ધંધા और નફો કે નુકસાન ભાગીદારો વચ્ચે કયા પ્રમાણમાં વહેંચવાની તેની જોગવાઈ કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। જો કરારનામામાં જોગવાઈ ન હોય તો ભાગીદારી કાયદા મુજબ સરખા હિસ્સે નફો કે નુકસાન વહેંચવામાં આવે છે। ये याद रखना,
राइट, ठीक है। कि अगर बाई चांस के अगर आपको करारनामे के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो सरखे हिस्से भागीदार है, राइट, ठीक है। अब सरखे हिस्से भागीदार का मतलब होता है कि जैसे कि ए बी सी पार्टनर हैं, राइट, ठीक है। अब ए बी सी को अगर सम में आप पूरे सम में देख रहे हो जहाँ पर किसी भी तरह को उल्लेख ही नहीं है कि कितने प्रमाण में लोग डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा होता है, सरखे से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब ये करारनामा है, राइट। अब मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ जो आपकी काम की है और आपके एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर आपको पूछ सकते हैं, राइट, ठीक है। पढ़ते हैं। ભાગીદારી કરારનામાની ગેરહાજરી હિસાબોના અસર કરતી ભારતીય ભાગીદારો કાયદા 1932ની મુજબ જોગવાઈઓ, રાઈટ, ठीक है। आगे बढ़ता है। जो भागीदारी पेढ़ी में भागीदारों करारनामું करेल न हो, इन केस अगर किसी पार्टनर करार न किया हो, સ્પષ્ટતા ન હોય તો ભારતીય ભાગીદારી કાયદા मुजब 1932 पेढ़ीના हिसाबों असर करती जोगवाइयों नीचे मुजब છે। अगर किसी ने अगर टर्म एंड कंडीशन नहीं की और बिजनेस शुरू कर दिया है, वैसे तो सभी लोग करते ही है टर्म एंड कंडीशन, बट कुछ लोग होते हैं जो वर्बली कम्युनिकेशंस होता है, बाद में उनके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो भारतीय कानून क्या कहता है उसके मुताबिक यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। પેઢીના દરેક ભાગીદારો પેઢીમાં લાવવા મૂડી પરસ્પર સમજૂતી નક્કી થાય છે। કાયદાએ આ અંગેની કોઈ બંધન નથી, દરેક ભાગીદારોએ મૂડી લાવવાની ફરજિયાત નથી। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। भागीदारों मूडी पर ब्याज આપી શકાય નહીં, अगर मेंशन नहीं है तो नहीं देंगे। भागीदारों वच्चे नफा वहंचણી सरखा हिस्से થાય છે। अगर किसी भी तरह कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं हुआ है तो सरखे हिस्से नफा प्रमाण के हकदार हैं। भागीदार पेढ़ीમાંથી करेल उपाड़ पर ब्याज वसूल कराए नहीं, अगर बाई चांस मेंशन नहीं है तो उपाड़ पर ब्याज भी आप वसूल कर सकते नहीं हो। भागीदारी पगार बोनस कमीशन के मेहनताणों आपी सकाय नहीं, अगर किसी पार्टनर ने पहले से डिसाइड कर लिया कि वो पगार लेगा तो फिर उसको देना पड़ेगा, अगर मेंशन नहीं है तो फिर उसको नहीं मिलेगा, ना ही फिर उसको पगार मिलेगा, ना ही बोनस मिलेगा, ना ही उसको मेहनताणों मिलेगा, ना ही उसको कमीशन मिलेगा। अगर किसी भी तरह का मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर करारनामे में अगर आपने मेंशन कर दिया है तो आपको मिलेगा, राइट। भागीदारी पेढ़ीने આપેલ लोन पर वार्षिक 6% लेखे व्याज આપવાનું પડે છે, राइट। याद रखना कि अगर भागीदारी पेढ़ीમાંથી આપેલ लोन पर वार्षिक 6% लेखे व्याज આપવાનું कंपलसरी, ये फर्जियात है। अगर पार्टनर ने पेढ़ी के पास से अगर लोन ली है, राइट, तो उसको कंपलसरी व्याज देना पड़ेगा एज 6% लेके। जो कोई भागीदारी पेढ़ी માટે વાજબી ખર્ચ કરેલ હોય તો તે મંજૂરી મેળવવાનો અધિકાર છે। अगर किसी पार्टनर ने अगर बिज़नेस में किसी भी तरह का कोई एक्सपेंस किया है, कोई खर्चा किया है, तो वो लेने का वो हकदार है, ये बता रहे हैं। 10 भागीदारी पगार बोनस कमीशन के મહેનતાણું। ભાગીદારી કાયદાકીય ભાગીદારોને પગાર બોનસ કમિશન કે મહેનતાણું આપવાને અંગે જોગવાઈ નથી, પરંતુ કોઈ ભાગીદારી પેઢીમાં સક્રિય રીતે સંચાલન ભાગ લેતો હોય તો તેને પગાર બોનસ કમિશન કે મહેનતાણું ચૂકવવાનું હોય તો તે અંગેના ઉલ્લેખ करारनामा કરવામાં આવે છે। यानी कि हम अगर करारनामे में पहले से डिसाइड कर लें कि किसको कितना बोनस, कितना पगार, कितना कमीशन मिलेगा तो अच्छी बात है, समझ में आया। अगर नहीं किया तो फिर ये भारतीय कायदा के मुजब आपको चलना पड़ेगा, फिर आपको कुछ भी मिलेगा जोगवाई नहीं, यानी फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है। पार्टनर बनने से पहले जब आप पगार बोनस कमीशन कौन कितना काम करेगा, कितने ड्यूटी आवर्स करेगा, राइट, ठीक है, सब पहले से डिसाइड हो जाता है। अगर उस वक्त अगर आपने सब फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लिया तो फिर आपको भारतीय की कायदा के मुताबिक चलना पड़ेगा। ભાગીદારે પેઢીને આપેલ લોન પર વ્યાજ। ભાગીદારી પેઢીને લોન આપી હોય તો તેના પર કેટલા ટકા વ્યાજ આપવાનો તેનો ઉલ્લેખ કરારનામામાં કરવામાં આવે છે। જો ભાગીદારી કરારનામામાં ઉલ્લેખ ન હોય તો ભાગીદારી કાયદાની જોગવાઈ મુજબ ભાગીદારી પેઢીને આપેલ લોન પર વાર્ષિક 6% લેખે વ્યાજ આપવા ચૂકવવામાં આવે છે। अगर भागीदारी पेढ़ी को लोन, भागीदार पेढ़ी ने पार्टनर को अगर लोन दी है तो उस वक्त पार्टनर को कंपलसरी 6% व्याज उसको देना ही पड़ेगा, राइट। पागड़ी नवा भागीदाરના પ્રવેશ સમયે કે જૂના ભાગીદાર નિવૃત્તિ કે મૃત્યુ સમયે પેઢીના પાઘડીનું ગણતરી કઈ રીતે કરવામાં આવે ઉલ્લેખ ભાગીદારી करारनामा કરવામાં આવે છે। पागड़ी का हम पूरा चैप्टर्स हैं, जब आएगा हम जब थर्ड चैप्टर ही है, जब आकर तो हम पढ़ेंगे पागड़ी की कितनी तरह की डिटेल्स हैं, कितनी तरह के टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें
પ્રવેશ અને નિવૃત્તિ. જ્યારે કોઈ નવા ભાગીદાર પેઢીમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે અથવા કોઈ જૂના ભાગીદાર પેઢીમાં નિવૃત્ત થાય કે મૃત્યુ પામે ત્યારે તે અંગે શરતો રાખવી અને તેના ઉલ્લેખીય ભાગીદારી કરારનામું કરવામાં આવે છે. प्रवेश और निवृत्ति का कितने पार्टनर को हम ऐड करेंगे, कितने पार्टनर को हम डिक्रीज़ करेंगे, या तो डेथ हो जाएगी तो उसके बदले हम कौन सा पार्टनर लेके आएंगे, सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे. પેઢીનું વિસર્જન. ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન કયા સંજોગોમાં કરવું અને તે માટે કાર્યવાહી કરવી તેના પર ઉલ્લેખીય ભાગીદાર करारनामा करवाना चाहिए. ये भी हर चीज़ें करारनामे में मेंशन की जाती है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि वो सिर्फ 1 साल तक ही चलती हैं, कुछ चीज़ें 3 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ चीज़ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब क्या उन्होंने टाइम के मुताबिक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या तो मंथ के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, या तो वो अपनी पीढ़ी को आगे चलाना है. मतलब कब विसर्जन करना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिसाइड करारनामे के टाइम पे ही करते हैं. क्लियर है. अब उसके बाद है मूड़ी. अब मूड़ी, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मूड़ी के प्रकार हैं. अब यहाँ पे देखिए, अब मूड़ी के 2 प्रकार हैं. एक है कायमी मूड़ी और एक है अस्थिर मूड़ी, जिसको हम स्थिर मूड़ी के नाम से भी जानेंगे और हंगामी मूड़ी के नाम से भी जानेंगे. एक होती है स्थिर मूड़ी, एक होती है अस्थिर मूड़ी. एक होती है कायमी मूड़ी और दूसरी होती है हंगामी मूड़ी. आइए उसके अर्थ समझते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर हमको समझ में आए कि भाई स्थिर मूड़ी किसे कहते हैं और अस्थिर मूड़ी किसे कहते हैं. राइट, ठीक है. फटाफट मैं स्टार्ट करूँगा एंड उसके बाद इस थियोरिकल टॉपिक हम सीखते और समझते हैं. राइट. ભાગીદારી મૂડી ખાતા રાખવાની જે પદ્ધતિ સામાન્ય રીતે ભાગીદારના મૂડીના ખાતાની વર્ષની શરૂઆત બાકી અને આખરની બાકીમાં ફેરફાર જોવા મળતો ન હોય તેને સ્થિર અથવા કાયમી મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ કહેવામાં આવે છે. સહજમાં ભાગીદારી મૂડી ખાતામાં રાખવાની જે પદ્ધતિમાં સામાન્ય રીતે ભાગીદારના મૂડી ખાતાની વર્ષની શરૂઆતની બાકી કાં તો આખરની બાકી આ ફેરફાર જોવા મળતો ન હોય તો તેને સ્થિર अथवा कायमी मूड़ी तरीके कहવામાં આવે છે. स्थिर मूड़ी का मतलब, मैं अगर आपको शॉर्ट भाषा में और अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, स्थिर मूड़ी का मतलब है कि भाई जो पार्टनर्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई पार्टनर 1 लाख रुपए लेके आया है. राइट, ठीक है. अब वो 1 लाख रुपए ही मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि शुरुआत की बाकी भी यही है और अंत की बाकी भी यही है और यही मेंटेन करके आगे चल रही है. राइट, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिर मूड़ी बोलते हैं. अब बात करते हैं अस्थिर मूड़ी के बारे में. ભાગીદારી પેઢીના ખાતા રાખવાની જે પદ્ધતિમાં ભાગીદારની પેઢીની ખાતામાં વર્ષની શરૂઆતની બાકી આખરની બાકીમાં ફેરફાર જોવા મળતો હોય તો તેને अस्थिर मूड़ी કાં તો હંગામી મૂડી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. जैसे एग्जांपल के तौर पे या तो वो 1 लाख रुपए लेके आया, या तो कभी वो 50,000 रुपये लेके आया, कभी वो 70,000 रुपये लेके आया. अरे ठीक है, वो स्थिर नहीं है. समझ में आया कि नहीं है, वो स्थिर नहीं है. अगर वो स्थिर नहीं है इसका मतलब है कि वो अस्थिर मूड़ी है, उसको हम हंगामी नामी के मूड़ी के नाम से भी हम उसको जानेंगे. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नफ़ा अवसान खातुं. વેપાર ખાતું તૈયાર કર્યા બાદ ધંધાનો ચોખ્ખો નફો કે નુકસાન જાણવાનું તૈયાર કરવામાં આવે खातु તેને नफ़ा अवसान खातु कहेવામાં આવે છે. अगर आपने स्टैंडर्ड 11 के वार्षिक हिसाब में समझा होगा, राइट, तो वहाँ पे हम व्यापार खातु एक व्यापार खातु, नफ़ा नुकसान खातु एंड पाकू सरवैयू, ये हम बनाते थे अगर आपको याद हो तो. राइट. व्यापार खातों के अंदर हमको कच्चो नफ़ा और कच्ची खोट मिलती थी. ચોખ્ખા નફા ढूंढने के लिए हम नफ़ा अवसान खाता बनाते थे, जहाँ पर हम ચોખ્ખા નફા જાણવા માટે નફા અવસાન ખાતું બનાવવામાં આવતું હતું. राइट. तो ये नफ़ा अवसान खाता हम ચોખ્ખા नफ़ा बनाने के लिए क्रिएट करते थे. अब बात करते हैं नफ़ा अवसान फाळवणी खाતું. नफ़ा अवसान फाळवणी खाते तैयार કર્યા બાદ ભાગીદારો વચ્ચે નફા અવસાનની વહેંચણી કરવા तैयार કરવામાં આવતું ખાતું नफ़ा अवसानને फाळवणी खातु कहे છે. अब वहाँ पे तो सिर्फ एकांकी पेढ़ी होता था, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही आपको बताया, तो उसमें सिर्फ एक ही मालिक का सब कुछ होता था. राइट. मगर अब नफ़ा अवसान फाळवणी खाते कब बनता है, जब वो भागीदार का होता है. किसका होता है, भागीदार का. तो भागीदार के अंदर कौन कितना प्रॉफिट लेगा ना, वो जानने के लिए नफ़ा अवसान फाळवणी खाता बनाने में आता है. क्लियर है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. उसके बाद ये सारे MCQs है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं,
राइट, ठीक है। ये आपकी बुक के पीछे हैं, आप इसे सॉल्व करिएगा, बराबर है, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए और एटलीस्ट आपके जो एग्ज़ाम्स में वो आप क्लेरिफिकेशंस हो जाए, राइट, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करवा देता मगर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सब खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा, राइट, ठीक है। और मैं आपको, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम या तो फिर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो गए तो वहाँ पर आपको मैं 50 मोर MCQs दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे, जहाँ पर आपको इसकी PDF आपको मैं शेयर आउट कर दूँगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।